हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और आज उसका लेक्चर नंबर 6 ये इसका लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें जो डिडेटेड सिलेबस था वो मैंने नहीं पढ़ाया है इस साल, उसके भी लेक्चर्स मैं बाद में अपलोड कर दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ। तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो देखो बच्चों, न्यूटन्स ने लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया था, एक लॉ दिया था। वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर होगा। तो बच्चों, न्यूटन का लॉ क्या था, देखो उसका स्टेटमेंट क्या था। उसने कहा था कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है। मतलब मान लो कोई बॉडी हमने सराउंडिंग में रखी, ये बॉडी को हमने सराउंडिंग में रखा, इसका टेम्परेचर है T एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0। तो इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वो T माइनस T0 रहेगा। बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T0 रहेगा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा T। तो ये जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हीट लॉस। मतलब रेट ऑफ हीट लॉस मतलब क्या, दैट इज dt चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टाइम के साथ साथ इसका कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा रहेगा, हीट लॉस का रेट भी ज़्यादा रहेगा। मतलब हीट बहुत जल्दी लॉस होगी अगर ये डिफरेंस ज़्यादा रहा तो, और अगर ये डिफरेंस कम है तो हीट स्लोली लॉस होगी, ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हीट लॉस, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अब इसका एक्चुअल स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट दैट मीन्स dt बाई dt ऑफ द बॉडी। dt इसमें क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, एंड स्मॉल dt क्या है, चेंज इन टाइम, is directly proportional to the difference of temperature, that means T minus T0 of the body and the surrounding, provided the difference in temperature is small। जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो स्मॉल है, मैंने आपको बोला ये स्मॉल रहेगा तो dt by dt भी छोटा रहेगा। सो ये है स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो dt बाई dt इसको हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T0, ऐसे लिखा जाता है। इसी को लिखा जाता है dt बाई dt इज इक्वल टू C इंटू T माइनस T0। तो यहाँ C क्या है, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है इसको। अब इसका हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करना है, देन उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड देखेंगे क्या आता है। बच्चों, अभी हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलोरी मीटर लेंगे। कैलोरी मीटर पता है सबको। कैलोरी मीटर में यहाँ पे लीड हमने कवर किया, इस लीड को एक छोटा सा होल बनाया एंड देन हम उसमें एक थर्मामीटर इंसर्ट करेंगे। थर्मामीटर, इसमें एक बॉइलिंग वाटर हम भरेंगे, 2/3 पोर्शन तक हमने बॉइलिंग वाटर भरा। ठीक है, तो ये थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एयर के कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं ताकि उसमें हीट क्या होगी, एयर हीट एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन हम लोग टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। अब क्या होगा, देखो स्लोली इनिशियली इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, एंड धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, टाइम के साथ साथ कम होने लगेगा, क्योंकि इसने हीट क्या की, एयर के साथ एक्सचेंज की। तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होगा। फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे y एक्सिस पे हम लोग लेंगे टेम्परेचर एंड x एक्सिस पे हम लोग लेंगे टाइम। मतलब आप क्या करोगे, हर 1 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर नोट डाउन करोगे। हर 1 मिनट के बाद कितना टेम्परेचर कम हो रहा है वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। मान लो इनिशियली टेम्परेचर 50 डिग्री था, फिर 2 मिनट में वो कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, फिर 3 मिनट में वो टेम्परेचर होगा 30 डिग्री, ऐसे धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा। देन हम लोग यहाँ पे टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेम्परेचर लिखेंगे। इनिशियली मान लो 10 20 30 40 50 ऐसे टेम्परेचर लिखेंगे। तो इसका जो ग्राफ हमें कुछ मिलता है वो इस प्रकार मिलता है, ग्राफ हमें ऐसे मिलता है। तो इसको कहा जाता है
कूलिंग कर्व। क्या कहा जाता है इसको? कूलिंग कर्व। क्या करना है आपको समझ में आया? पहले हम बॉइलिंग वाटर लेंगे कैलोरीमीटर में, बहुत ही ज़्यादा बॉइल वाटर रहेगा, उसमें हम थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे। फिर वो बॉइलिंग वाटर को हम एयर के कांटेक्ट में रखेंगे, थोड़ा सा ओपन करेंगे तो हीट एक्सचेंज होना स्टार्ट होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने की वजह से हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। टाइम के साथ साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो कुछ ऐसा कर्व मिलता है हमें। तो अगर हमें अब इसका स्लोप निकालना है तो देखो कैसे मिलेगा। यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड देन ये टेंजेंट के 2 पॉइंट्स ले लो। तो यहाँ पे ये पॉइंट मान लो, ये 2 पॉइंट्स हमने लिए, टाइम के साथ साथ ये चेंज हो रहा है। तो ये जो है ये हमें क्या मिलेगा? दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। एंड ये हमें क्या मिलेगा? दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो इतना टाइम चेंज होने के बाद टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, और इसका स्लोप अगर हमने निकाला तो स्लोप हमें क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। मतलब y2 माइनस y1 ऊपर क्या आएगा? चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ऐसे स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ y2 माइनस y1 मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। t2 माइनस t1 आएगा वो, डिवाइड बाय ये स्मॉल t2 मतलब ये चेंज इन टाइम है। तो ये किसका फॉर्मूला है? चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ओके, जो हमने न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट में, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी यही था। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अभी देखो ये इसका और एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। अब हम क्या करेंगे? इसके y एक्सिस पे हम लोग ये लिखेंगे, मतलब dt बाय dt लिखेंगे, एंड इसके x एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस लिखेंगे t माइनस t0। तो इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि dt बाय dt जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है t माइनस t0। तो इसका भी एक ग्राफ हम लोग निकालेंगे और इसी को हम लोग बोलेंगे, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसी को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आया समझ में सबको? ऐसे आप लोग इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करोगे। इसको स्टेप बाय स्टेप लिखो। इनिशियली क्या करो? टेक 1 कैलोरीमीटर एंड इंसर्ट अ 2/3 portion of boiling water inside that calorimeter, cover it with lid and put 1 thermometer inside that, note down the temperature, then keep calorimeter vessel in contact with the temperature enclosure or just in open air since room temperature will not change, then note down the temperature after every 1 minute, okay, interval, and decreases up to, ये इसको कितना डिक्रीज होने देना है आपको? 25 डिग्री सेल्सियस तक इसको डिक्रीज होने दो और 1 मिनट के बाद उसको नोट डाउन करते रहो, एंड देन उसका ग्राफ निकालो तो ऐसा कर्व मिलेगा। देन दिस कर्व इज कॉल्ड एज द कूलिंग कर्व। तो उसके बाद उसका स्लोप निकालो। वो स्लोप जो है दैट विल बी द टेंजेंट। ये स्लोप जो है टेंजेंट का ये स्लोप रहेगा और वो स्लोप क्या रहेगा आपका? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। देन उसका हम लोग एक ग्राफ निकालेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस एंड dt बाय dt, उसका हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वो किसका होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का होगा। तो ये था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बच्चों अभी हम देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों न्यूमेरिकल देखो क्या है। अ मेटल स्पीयर कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। एक मेटल का स्पीयर लिया, वो कूल हो रहा है 80 टू 60 डिग्री सेल्सियस 6 मिनट में, इन 6 मिनट। How much time will it take to cool from 60 to 40 if the room temperature is 30 डिग्री सेल्सियस? देखो रूम टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो कितना भी कूल हो रूम टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो सबसे पहले देखो उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था मेटल स्पीयर का? T1 80 डिग्री सेल्सियस। फिर बाद में वो कितना बना? 60 डिग्री सेल्सियस। फिर वापस वो कितना बना? 40 डिग्री सेल्सियस। और इनिशियल टेम्परेचर रूम का कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये T1, T2, T3 बनता रहेगा 80 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस एंड ये 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उन्होंने टाइम कितना दिया है? dt फॉर फर्स्ट, दैट मीन्स 80 टू 60 के लिए, दैट इज इक्वल टू 6 मिनट्स। यहां से यहां तक आने के लिए उसको 6 मिनट्स लगे, लेकिन उनको यहां से यहां तक का टाइम चाहिए, तो वो हमें निकालना है। dt2 निकालना है, dt2 ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है? dt बाई dt इज इक्वल टू c इंटू टी माइनस T0। तो इनिशियली
मतलब पहले जब वो 80 to 60 से आया तो उसके लिए ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा, यहाँ पे T1 आएगा, ठीक है। तो वो हम पहले निकालते हैं। तो dt बाई dt कितना है, dt कितना है, चेंज इन टेम्परेचर 80 to 60 हुआ, राइट ना, कितने टाइम में, 6 मिनट्स में, मिनट में ही निकालेंगे हम लोग। C यहाँ T1 कितना था 80 और T0 कितना है 30, तो ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम C निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका D2 आपको मिल जाएगा। तो ये 80 to 60 मतलब कितना हुआ, 20 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू C इंटू ये 50 हुआ। तो हमें C निकालना है, तो C को एज इट इज रखो, ये वैल्यू को उधर शिफ्ट करो, तो कितना बनेगा, C इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 6 और ये 50 इस साइड जाके डिवाइड होगा, 0 0 कैंसिल हुआ, दैट इज 2 डिवाइड बाई 30 बनेगा, 6 5 जा, तो C इज इक्वल टू कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 15 पर मिनट। तो देखो ये पर मिनट के लिए हमें C कितना मिल रहा है, 1 डिवाइड बाई 15 मिल रहा है। अब C की वैल्यू मिल गई, अभी हम लोग dt2 निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला वापस यूज करेंगे, dt बाई dt 2 के लिए, दैट इज इक्वल टू C इंटू T2 माइनस T0 आएगा अभी, सेकेंड स्टेप, ओके, सेकेंड स्लॉट लिया। तो यहाँ dt हमें पता है, dt क्या रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 60 to 40, मतलब 60 माइनस 40 लेंगे अभी, और ये dt2 अभी एज इट इज रहेगा, यही हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू C की वैल्यू अभी निकाली, वो पुट कर दो 1/15, T2 कितना है 60 एंड ये कितना है 30, तो ये कितना होगा 20 इज इक्वल टू ये 1 डिवाइड बाई dt2 एज इट इज रहेगा, ये 1 डिवाइड बाई 15 एंड ये इंटू 30, तो ये 15 2 जा 30 होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, dt2 को इधर शिफ्ट करो, 2 को इधर शिफ्ट करो, तो ये क्या होगा, dt2 इज इक्वल टू ये 20 हमने इधर ही रखा और ये 2 को इधर शिफ्ट किया, तो ये डिवाइड बाय 2 बनेगा, तो ये कितना होगा 2 10 जा 20, मतलब ये होगा 10 मिनट्स। मतलब देखो जब उसको 80 to 60 के लिए आने के लिए उसको कितना टाइम लगा था, 6 मिनट लगा था, वही 60 to 40 के लिए आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स लगा। मतलब बाद में देखो प्रोसेस चेंज हो गया, डिफरेंस चेंज हुआ तो प्रोसेस भी क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, इसीलिए टाइम बढ़ गया है, यहाँ पे 10 मिनट्स लगा, राइट ना। मतलब यहाँ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है वो 10 मिनट्स है, टाइम 10 मिनट्स में इतना हीट लॉस हुआ 20, बट वही यहाँ 6 मिनट में उतना हीट लॉस हुआ। आया समझ में अभी, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि आपका छोटा सा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स आपके नोट्स में दिए हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आज हम यहीं पे रुकते हैं और ये चैप्टर खत्म हुआ ऐसे मैं डिक्लेयर करती हूँ। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करो, MCQs भी सॉल्व करो। पहले हम पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग MCQs देखने ही वाले हैं। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय।